सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब पे। जो हम लोग टेस्ट लिए थे, हम टेस्ट जो हिस्ट्री का टेस्ट था, जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। और इसमें हम लोग जो टेस्ट लिए थे उसमें बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा मार्गदर्शन लाए थे, बहुत अच्छा किए थे। तो आइए उसका हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और पहला हम लोग का जो चैप्टर है ये यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहने के मतलब क्या, सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रवाद कहने के मतलब किसी देश के प्रति जो प्रेम भावना जो अपने मन में उत्पन्न होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप का राष्ट्रवाद क्या था, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। और इसका पूरा जो जितना भी हो सके उतना ऑब्जेक्टिव हम इसमें से निकाल के लाए हैं और देखते हैं इसका क्या क्या था। तो पहला ही हम लोग का जो प्रश्न है वो है, यूरोप में फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस का जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, उसका कारण क्या था। तो निरंकुश शासक। निरंकुश शासक कहने के मतलब क्या, तानाशाह शासन, है ना। हम सब जानते हैं कि तानाशाह वहाँ पे चल रहा था, जिसके कारण फ्रांस में क्या हो गया था, राष्ट्रवाद की उत्पन्न हुआ था और वहाँ पे युद्ध हुआ था। फिर देखते हैं फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो हम सब जानते हैं ये कौन था, बुर्बो वंश। कौन सी वंश, बुर्बो वंश के कारण यहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। तो नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था वो 1804 में, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में हम सब जानते हैं कि किस में आते हैं, महादेश में यूरोप महादेश के। यूरोप महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं और उसमें एक महादेश है, हम सब जानते हैं कि 7 महादेश हैं, जिसमें यूरोप में इटली और जर्मनी अभी वर्तमान में है। वियना कांग्रेस कब हुआ था, वियना कांग्रेस ना। वियना क्या है, सबसे पहले जानते हैं वियना क्या है। वियना एक ऑस्ट्रिया की राजधानी थी उस समय, और वो उस समय कांग्रेस का जो वियना कांग्रेस हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था, है ना। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई थी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा किस प्रकार के। तो हम सब जानते हैं कि संवैधानिक, कौन सी, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। कौन सी, संवैधानिक, है ना। फिर है यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यंग यूरोप का स्थापक कौन थे और स्थापना कब हुआ था। तो इसके बारे में पहले यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। तो यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी के द्वारा ही किया गया था यंग यूरोप की स्थापना, है ना। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हाँ, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 1810 में, 1810 में ईस्वी में कार्बोनारी की स्थापना की गई थी, है ना। 1810 में कार्बोनारी की स्थापना, वैसे बुक में आंसर थोड़ा अलग है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 1810 ही मारेंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी एक पेशे से क्या थे पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाए इसका, नाविक। क्या थे, एक नाविक। ये एक नाविक थे और इन्होंने ही क्या किया था, गैरीबाल्डी पेशा मतलब वो एक जर्मनी के युद्ध में योगदान दिए थे और वो एक पेशे से क्या थे, नाविक थे। काउंट कबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट कबूल को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था। किस पद पे, प्रधानमंत्री। किस पद पे, इसका प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया गया था। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था। तो संबंध था किसका, बिस्मार्क का नहीं था, है ना। मेजनी का था इटली में, काबूर का था, गैरीबाल्डी भी किया था इटली के एकीकरण, लेकिन बिस्मार्क किसका किया था, जर्मनी के एकीकरण किया था। इसलिए ये क्या हो जाएगा,
मतलब ये नहीं किए थे, इसके लिए इसका आंसर ये हो जाएगा और ये सब नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। इसने क्या किया था, जर्मनी के किया था, इटली का नहीं किया था। और यहाँ पे आंसर नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा आंसर क्या पूछ रहा है, नहीं था। और नहीं था तो क्या हो जाएगा, बिस्मार्क नहीं था, बाकी ये तीनों क्या थे। आगे देखते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन कौन था, तो हम सब जानते हैं पहला नंबर तो फ्रांस था और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इंग्लैंड है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है और पर्सा है। तो कौन हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। दो था फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों क्या कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। फिर बोल रहा है कि बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंगले कौन थे। हिंगले एक दार्शनिक, क्या थे, एक दार्शनिक थे। हिंगले एक दार्शनिक थे। फिर बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। फ्रांस और पर्सा के जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आप लोग जानते हैं कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेडान में हुआ था। देख रहे ना, ऐसे ही फंसाते हैं, सेडान में हुआ था। जर्मनी राज्य राइन का निर्माण किसने किया था। 16वां क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका कौन सा हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति किसने अवलंब किया था। अगला आगे हम बताए थे, तो किसने किया था, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाए थे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो ये कब हुआ था, 1871 में। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, सेडान युद्ध कब हुआ था। अभी देखें तो सेडान युद्ध कब हुआ था, 1870 में। 1870 में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी का पूछ रहा है, यहाँ वहाँ इटली का पूछ रहा था, यहाँ जर्मनी का पूछ रहा है। तो इटली में बिस्मार्क नहीं होगा और जर्मनी की बात आएगी तो बिस्मार्क 100% होगा आंसर, है ना। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में अभी देखे थे कौन सा संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन से उत्तरदायी थे। जर्मनी के एकीकरण में कौन योगदान किया था, कौन जर्मनी के एकीकरण किया था, तो उसका कौन हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। अगला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। यूरोप के लिए किस देश के साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो किसका, यूनान का। यूनान, यूरोप वासी पूरा यूनान का जो साहित्य थे उससे पढ़ के और पूरा प्रेरणा लिए थे, तो यूनान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो यूनान को ही कहा जाता है पालना तो आप लोग समझ ही रहे हैं। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, मेटरनिख ने पूरा किए थे। फिर है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, इसका था पुरातत्व व्यवस्था का पुनः स्थापना। मेटरनिख चाहते थे कि पुरातत्व व्यवस्था जो है वो उसका स्थापना करे। मेटरनिख कौन था, एक चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का क्या था, एक चांसलर। मेटरनिख क्या था, एक चांसलर। किसने कहा था, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। ये बात किसने कहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और आजकल एग्जामिनर का यही सब क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और यही सब पूछते हैं, तो कौन थे, मेटरनिख, है ना। किसने कहा था, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था, मेटरनिख ने कहा था। नेपोलियन कोड में कुल कितने करोड़ थे, है ना। नेपोलियन कोड में कुल कितने करोड़ थे, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम बैच में बहुत अच्छे से बताए हैं आप लोग को, कितना, 5। रोमानियवाद क्या था। रोमानियवाद क्या था, ऑप्शन है, एक राजनीतिक आंदोलन था, आप लोग बताइएगा। एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। तो क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, मीरा आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। प्रतीक यानी चिन्ह।
प्रतीक। मिरान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो किसका था? फ्रांस का, है ना। अगला है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद, हम पहले ही बताएं राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? किसी देश के प्रति प्रेम जब भावना उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो पुनर्जागरण से, ये हमारा शुरू का ही क्वेश्चन है ना। पुनर्जागरण से ही क्या हुआ था? राष्ट्रवाद की अवधारणा जागृत है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 में। 35 नंबर है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का महिषा किसे कहा जाता है? महिषा, तो इसे किसे कहा जाता है? मेजनी को। इटली के एकीकरण में मेजनी का सबसे ज़्यादा योगदान था, है ना। फिर बोला कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी के संगठन से संबंधित थे। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? यूरोप की समस्या बना दिया। तो जैसे ही कूटनीति के बात आता है तो हम सब जानते हैं क्या हो जाएगा इसमें? काउंट कबूर। किसने? काउंट कबूर। अगला है यंग इटली का संस्थापक कौन थे? यंग इटली किसने किया था? मेजनी ने, है ना। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। लाल कुर्ती का गठन कब किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गेरिबाल्डी के बारे में जब हम पढ़े थे तो उसमें हम देखे थे कि लाल कुर्ती का क्या किया था? इसने गठन किया था। अगला है काबूर कौन था? काबूर कौन थे? तो ये इटली का एक क्या थे? प्रधानमंत्री। काबूर एक इटली के प्रधानमंत्री थे। काबूर नारी स्थापना किस वर्ष हुई थी? काबूर नारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। 1800। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? विलियम प्रथम, तो ये कहाँ के? पर्सा। ये कहाँ की था? पर्सा के शासक थे। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? क्या वो पर्सा किया था? ऑस्ट्रेलिया किया था? या सार्डिनिया किया था? या नेपल्स किया था? तो किसने किया था? पर्सा, है ना। एक ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो किसके? पर्सा और फ्रांस के बीच। पर्सा और फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध लड़ा गया था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो किसके? हिंगले महोदय के विचारधारा से इन्होंने जब उसके विचार को सुना तो इस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और फिर इसने क्या किया था? एक युद्ध लड़े थे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन के बारे में पूछ रहे हैं कि जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी नेपोलियन? तो किस संघ की कहते हैं? राइन संघ की, राइन राज्य संघ की स्थापना किए थे। अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ था? तो सीडान युद्ध के बाद, है ना। सीडान युद्ध के बाद क्या हुआ था? जर्मनी के एकीकरण हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हो गया था? तो 1871 में जर्मनी का क्या हो गया था? एकीकरण पूरा हो गया था। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? ऑस्ट्रेलिया की हुई थी, पर्सा की हुई थी, नेपल्स की हुई थे या सार्डिनिया की हुई थे? तो हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की पराजय है ना, और फिर एकीकरण हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस संधि के बाद? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हुआ था? जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। जब हम अगला टेस्ट लेंगे तो उसका एनालिसिस अगले दिन हम फिर हम करेंगे, है ना। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो क्लास तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।